हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम कर रहे हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे हैं। तो इससे पहले कई क्लासेस हमने कर चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट हम जाकर बना दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए। आज को जो हम करने वाले हैं, यह जो एग्ज़ाम हुआ था 20 जनवरी 2021 को यह एग्ज़ाम हुआ था, उस उस दिन के पेपर को जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लासेस को अपलोड करें तो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। आज का पहला प्रश्न है, यह जो प्रश्न है यह मैथ से है। तो मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न होंगे उसको हम केवल एक्सप्लेन कर देंगे कैसे किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं, इसलिए हम नहीं कर दिखा सकते। रीजनिंग और जो आपके जीएस के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम डिटेल से करवाएंगे। तो प्रश्न है कि यदि 24 और 144 का मौसम यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10p+4 इतना दिया हुआ है। तो p का मान ज्ञात करना है कि p का मान क्या होगा। तो 24 और 144 इन दोनों का हमें मौसा दिया यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है। तो 24 और 144 का मौसा पहले हम निकाल लेंगे कि कितना होगा। तो इसका मौसा हम निकालेंगे, इसका एचसीएफ 24 और 144 दोनों का एचसीएफ हो जाए अच्छा एचसीएफ पूछा ना। हाँ, 24 और 144 दोनों का एचसीएफ यानी कि मौसा हो जाएगा आपका 24 और यहाँ से 10p+4 इसी के बराबर है। तो 10p+4 की वैल्यू हो गई 24, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर है। इन दोनों ये सभी जो नंबर दिए हैं इनमें से कौन सा एक युग्म है जो कि सअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक और खुद से कटे, यानी कि जिनके बीच में कॉमन केवल एक हो। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? ऐसे नंबर हैं आपके 6 और 35। 6 और 35 को प्राइम नंबर है, जो कि केवल एक से ही कटेंगे। यहाँ देख लीजिए, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी कि जो एक के सिवा और किसी से न कटे, तो उन्हें हम सअभाज्य कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 और 3 हो गया, 3 और 4 हो गया, 5 और 6, ये सभी के सभी को प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से 6 और 35 6 और 35 दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि 6 में 2 और 3 आएगा, जबकि 35 में 5 और 7 आएगा। दोनों के दोनों ही नहीं कटेंगे, इसलिए 6 और 35 आपका को प्राइम नंबर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 और 35। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी पंक्ति में एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 6वें स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या पूछा है। इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। यह एक रीजनिंग का सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पंक्ति में चूंकि है राजेश्वरी पंक्ति में बाएं से 5वें स्थान पर है और दाएं से कौन से स्थान पर है तो 6वें स्थान पे। तो टोटल पंक्तियों की संख्या में टोटल जो होते हैं नंबर, उसमें लेफ्ट स्थान से उसकी संख्या प्लस राइट स्थान संख्या -1 करते हैं, यानी कि 5 + 6 - 1 यानी कि क्या आ जाएगा 10। 10 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि राधा अभिनव के पुत्र के अभिनव के पुत्र के पुत्र की बहन है। यह भी रीजनिंग का सवाल है। तो राधा का अभिनव से क्या संबंध होगा? इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोती और नातिन। जो भी मैथ और रीजनिंग के सवाल है, आप लोग वीडियो को रोक कर खुद से पहले सॉल्व किया करिए और आंसर देने की कोशिश किया करिए, और कमेंट में आप लोग आंसर लिख दिया करिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद
महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? यानी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है महात्मा गांधी ने पहली बार संबोधित किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1887 में। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1857 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो है मौसा यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। तो इन दोनों का मौसा क्या होगा? 2। तो इन दोनों का मौसा यानी कि HCF हो जाएगा आपका 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की जो है औसत आयु कितना दिया है? 23 वर्ष थी। तो 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की जो है औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिसमें पति, पत्नी और उसका पुत्र तीनों शामिल हैं और तीनों की औसत आयु कितने दिया है? 34 दिया है। तो पुत्र की जो है वर्तमान आयु पूछा है तो क्या होगा? तो पहले हम 20 वर्ष पहले उन दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तो पति की वर्तमान आयु x है, पत्नी की y है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? z है। तो 20 वर्ष पहले पति की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 20 वर्ष पहले यानी कि इस समय x है तो 20 वर्ष पहले x माइनस 20 हो जाएगा। 20 वर्ष पहले पत्नी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो y माइनस 20 हो जाएगा। अब इन दोनों का औसत आयु, पति और पत्नी की जो है औसत आयु पूछा है तो दोनों को जोड़कर 2 कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे। और कितना दिया है? तो प्रश्न में दिया है 23। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y यानी उन दोनों की आयु का योग निकल जाएगा आपका 86। आगे क्या कहा है? आगे कहा है कि पति, पत्नी और पुत्र तीनों की औसत आयु दिया है आपका 34। तो इन तीनों को जो है जोड़कर बटे 3 कर देंगे। तो आपका आ जाना चाहिए 34। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3 बराबर हो जाएगा 34। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 102। चूँकि x प्लस वाई का वैल्यू हमारा निकला है 86 तो उसको हम वहाँ पर जब रख देंगे तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 16। तो पुत्र की जो है वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 16। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमसे पूछा था पुत्र की जो है वर्तमान आयु क्या होगी? तो वह 16 वर्ष होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है 6% की जो है वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 6% की जो है वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का जो है हमसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आइए इसको देखते हैं। चूँकि ब्याज दर दिया है आपका 6%, मूलधन दिया है 2500, टाइम दिया है 2 साल। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है A बराबर P1 प्लस R बटे T। इसी वैल्यू में हम सभी वैल्यू रख देंगे। तो A की वैल्यू यानी कि हमारा निकल जाएगा मिश्र धन हमारा निकल जाएगा A की वैल्यू यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज A यानी कि हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा A माइनस पी करके निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3090 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है कि यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है तो थीटा का जो है मान पूछा है। सिंपल प्रश्न है, इसको क्या करेंगे? साइन 3 थीटा बराबर दिया है कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है, साइन थीटा को वैल्यू अगर कॉस में बदलना हो तो साइन थीटा बराबर होता है यहाँ से देखिए साइन 90
माइनस थीटा क्या होता है, तो आपका हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ से हम इसको बदल सकते हैं, साइन 3 थीटा बराबर कॉस को जब बदलेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो इसको हम लिख देंगे साइन, यहाँ पर देखिए बीच में यहाँ पर साइन रहना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा माइनस 6 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ से साइन कट जाएगा तो 3 थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा प्लस 6 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 24 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। पहले वह 5% की हानि के बजाय बेचने पर वह 5% के लाभ पर बेच देता है तो व्यक्ति को 5 रुपये जो है अधिक प्राप्त हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछा है कि वस्तु का सीपी क्या होगा। तो सिंपल प्रश्न है, मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है क्या है एक्स। तो एक्स पर जो है पहले वह 5% के लाभ पर बेच देता है, लाभ के हानि के बजाय लाभ पर बेच देता है तो उसे कितना प्रॉफिट होता है तो 5 रुपये। तो यहाँ से एक्स का 105% माइनस एक्स का 95%, 5% या लाभ पर है प्रॉफिट पर और यह 5% लॉस पर है। तो एक्स का 105% यानी कि 105/100 और एक्स का 95% यानी कि 95/100 वैल्यू क्या आएगी तो आनी चाहिए 5 रुपये। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 50। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 50 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित का जो है मान ज्ञात करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से यह दिया है, यह सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सीधा सीधा सवाल है। 0.63 दिया है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 + 5 मल्टीप्लाई 3। तो पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पाएगा 0.5, इसको सॉल्व करने पाएगा 15, ये सब सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा आपका 17। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 है कि अप्रैल में एक किताब की दुकान में लाभ में 25% की जो है वृद्धि हुई, यानी कि उसके लाभ में जो है 25% की वृद्धि हुई और मई में जो है उसमें 20% की कमी हो गई, यानी कि अप्रैल में उसको जो है 25% का लाभ हो रहा है और मई में जो है 20% की हानि हो रही है। अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ। सिंपल है, देखिए अप्रैल में जो है 25% की हानि हुई तो एक्स बराबर 25%, वाई में 20% की हानि हुई तो वाई बराबर -20% क्योंकि हानि हुआ है। तो यहाँ से लाभ और हानि निकालना है, सीधा फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई वर्स, यहाँ से सक्सेसिव लगा दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 निगेटिव चिन्ह को रखते हुए। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो 25, वाई की वैल्यू -20 है तो -20। इस तरीके सॉल्व करने पर इसका मान आ जाएगा 0, यानी कि उसके लाभ में जो है कोई भी महीने के लास्ट में जो है कोई भी अंतर नहीं रहेगा, यानी कि समान रहेगा। तो लाभ के मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, समान था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि किसी कूट भाषा में जे को एन लिखा जाता है और आर को वी लिखा जाता है, एक्स को बी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जे ओ वाई को क्या लिखेंगे। सीधा प्रश्न है, देख लेते हैं। जिस प्रकार से जे को एन लिखा जाता है, जे को क्या लिखते हैं एन लिखते हैं यानी कि 4 बढ़ जाते हैं, आर को वी लिखते हैं यानी कि 4 बढ़ जाते हैं, एक्स को बी लिखते हैं यानी कि 4 अंक बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार जे ओ आई को, तो जे को आगे 4 अंक बढ़ने पर क्या आ जाना चाहिए, हमारा आ जाएगा एन। एन देखिए सभी विकल्प में है। उसके बाद वाई, वाई का होता है आपका, वाई का होता है 15, 15 + 4 क्या हो जाएगा 19, 19 क्या आता है यस। तो यस देखिए इस वाले ऑप्शन में नहीं है और इस वाले ऑप्शन में नहीं है, बच गए 2 ऑप्शन। अब होता है वाई, वाई होता है 25, 25 में 4 जोड़ने पर आ जाएगा 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, तो यानी कि उस पर आ गया। उसके बाद 3 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा सी पे, तो यानी कि सी पे आ जाएगा। तो सी किस में है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए
NSC। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन यानी कि ICPC। ICPC का फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की जो स्थापना हुई थी सन 1923 ईस्वी में हुई थी, जो कि इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो 1923 ईस्वी में जो है कहाँ पर हुई थी? IPC इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC का जो है स्थापना कहाँ पर हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी आपका वियना। वियना में जो है इसका स्थापना सन 1923 को हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है सन 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की जो है मांग की? सन 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की जो है मांग किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आइए विकल्प देखते हैं। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त सन 1930 को नागपुर में किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 16। प्रश्न नंबर 16 है बैक्टीरिया की एक जो है तस्वीर को 60,000 गुना 60 गुना संबंधित करने पर उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बैक्टीरिया की जो है वास्तविक लंबाई ज्ञात करना है। तो बैक्टीरिया की जो एक तस्वीर को 60 गुना संबंधित करने पर, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं हम कि बैक्टीरिया की लंबाई कितना है, उसको 60 गुना संबंधित करने पर क्या हो जा रही है? 6 सेंटीमीटर हो जा रही है। तो बैक्टीरिया की लंबाई क्या हो जाएगी? 1/10,000। तो किस में है 1/10,000? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1/10,000। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो आपका यह किस संविधान से किए गए हैं? तो संयुक्त राज्य से यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को जो है लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी कि PHWR एटॉमिक एनर्जी ऑफ लिमिटेड और भारत में NPCIL का जो है संयुक्त उपक्रम जो है क्या है? तो इसका संयुक्त उपक्रम क्या होगा? तो यह आपका होगा कनाडा एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड और भारत के जो है NPCIL का जो है संयुक्त उपक्रम है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कनाडा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो है अनुपात यानी कि रेशियो दिया है। वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, जहाँ पर वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। यानी कि वृत्त का जो व्यास दिया है वह समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है। सॉल्व करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πr² और वृत्त का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a² यानी कि भुजा का स्क्वायर। मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वह वृत्त के व्यास के बराबर है यानी कि 2r के बराबर होता है। तो यहाँ से 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी? a, यानी कि r की वैल्यू हो जाएगी a/2। प्रश्न में दिया हुआ है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका रेशियो उसका जो है समबाहु त्रिभुज के रेशियो के
रेशियो जो है समान है, यही दिया है ना, देख लीजिए एक बार। अच्छा, उसका रेशियो ज्ञात करना ही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। और यहाँ से आर की वैल्यू दिया है a/2, तो जहाँ पर आर है वहाँ पर रख देंगे a/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई/√3। पाई/√3 आपका किस में है, पाई/√3 यानी कि पाई और √3, यह है आपका ऑप्शन नंबर सी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा जो है बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो यह भाषा है आपका मलयालम। लक्षद्वीप द्वारा बोली जाने वाली अधिकांश भाषा जो है वह मलयालम है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप जो है आपका दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित जो है 36 द्वीपों का जो एक समूह है। लक्षद्वीप में 36 जो है द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि जो विक्रेता है अपनी वस्तुओं पर 40% से जो है अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर जो है 20% की छूट दे देता है। पहले 40% अधिक अंकित करता है और उसके बाद 20% की छूट देता है। प्राप्त होने वाला लाभ जो है ज्ञात करना कि उसको कितना लाभ प्राप्त होगा। तो अगर हम मान लेते हैं विक्रेता का जो क्रय मूल्य है वह 100 रुपये है, तो अंकित कितना करता है यानी कि मार्क प्राइस क्या हो जाएगा उसका, तो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा आपका 140%। 140 क्योंकि वह 40% अधिक करता है, तो 100 का 40% हो जाएगा 40, तो यहाँ से हो जाएगा 140। उसके बाद क्या होगा, वह 20% जो है लाभ प्राप्त करता है। उसके बाद वह जो 140 रुपये आया है उस पर वह 20% की छूट दे देता है। तो यानी कि 140 का हम क्या निकाल देंगे, 20% छूट, यानी कि 100 माइनस 20 यानी कि 80। तो 140 का 80% निकालेंगे तो आ जाएगा 112। तो यह आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। हमसे क्या पूछा है, लाभ पूछा है। तो ये सीपी क्रय मूल्य यहाँ यानी कि सीपी यहाँ दिया है 100 और यहाँ पर एसपी दिया है 112। सीधा सीधा कितना लाभ हो गया, तो आपका लाभ हो गया 12/100, 12/100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि सीधा सीधा आपका हो गया 12%। 12% जो है लाभ होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है। किस राज्य में की जाती है, तो आपका राज्य है मेघालय। मेघालय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, 5 दोस्त हैं GJIJ के एक पंक्ति में खड़े हैं। ये सब इसी क्रम में खड़े हैं। मध्य से मौजूद जे और आई के बीच में है। जी बाएं छोर पर है, के जे और आई का पड़ोसी है। तो कौन दाहिने छोर पर खड़ा है। तो इस प्रकार से हम जब क्रम बनाएंगे तो दाहिने छोर पर कौन खड़ा है, तो दाहिने छोर पर क्रम आपका खड़ा है एच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का जो है नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक हैं। उस नोबेल पुरस्कार विजेता का जो है नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ जो आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक हैं। तो वह है वंगारी मथाई। वंगारी मथाई इसके संस्थापक हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। यह किस पुस्तक में लिखा है,
तो यह लिखा है हिंद स्वराज। यह जो लिखा हुआ है यह बात हिंद स्वराज पुस्तक में लिखी हुई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और इसे 200 मीटर लंबे पुल को जो है पार करने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल प्रश्न है। रेलगाड़ी की लंबाई दिया है आपका कितना 600 मीटर और चाल क्या दिया है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मीटर में, लंबाई दिया हुआ है मीटर में, या आंसर दिया है सेकेंड में। तो यानी कि जो किलोमीटर प्रति घंटा को जो है चाल है उसको हम क्या बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। पुल की लंबाई क्या दिया है तो 20, पुल की लंबाई दिया है 200 मीटर और ट्रेन की लंबाई दिया है 600 मीटर। क्योंकि यहाँ देखिए पुल की लंबाई दिया है 200 मीटर और ट्रेन की लंबाई दिया है 600 मीटर। टोटल लंबाई क्या हो जाएगी 800 मीटर। टोटल लंबाई हो गई 800 मीटर और चाल क्या है तो चाल है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 800 मीटर में 20 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चले गए तो कितना समय लगेगा तो 0 से 0 हो जाएगा, 2 से आ जाएगा 40 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 40 सेकेंड का जो है समय लगेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 जो है कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है और वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। फिर एक कार्य छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सीधा प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे तो ए किसी कार्य को 20 दिन में कर देता है, बी जबकि उसी कार्य को 24 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी क्या होगी तो ए की इफिशियंसी होगी 6 यूनिट काम जो है वह एक दिन में कर लेता है और बी की इफिशियंसी क्या होगी 5, यानी कि बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेता है। तो हमें ये दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं 10 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 10 दिन में वह कितना काम कर लेंगे तो 10 गुणे कितने यूनिट 6 5 11, 10 का 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 11 दाम में 110, यानी कि 110 यूनिट काम हुआ कर चुके हैं। तो बचा कितना 120 में से 110 गया तो 10 यूनिट काम बचा हुआ है। 10 यूनिट काम को जो है बी को अकेले करना है। बी का कितना थोड़ा इफिशियंसी है तो 5, 10/5 कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना दिन 2 दिन। कि बी का अकेले बी जो है शेष काम को कितने दिन में कर देगा तो 2 दिन में पूरा कर देगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिन में बी काम को पूरा कर देगा। प्रश्न नंबर 29 है टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए बल्क डेटा ट्रांसफर करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपक्रम का जो है प्रक्षेपण किया था। तो यह जो उस समय एग्जाम हुआ था सन 2021 में, तो उस समय करंट का यह सवाल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका GSAT-31, यानी कि GSAT-31। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है कि पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। यानी कि पहली जो है 12 अभाज्य संख्याएं जिनका जो है माध्य पूछा है। तो पहली 12 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ये सभी के सभी पहली जो है यानी कि स्टार्टिंग के 12 अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करना है इनका माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होगा इन सभी को ऐड करके डिवाइड 12 से डिवाइड कर देना है। इन सभी को जोड़कर जो है 12 से डिवाइड कर देना है। 12 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा तो 16.42 आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 16.42। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है जिप्सम को
3,73,000 पर जो है 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को जो है अलग कर देता है और कैल्शियम फास्फोट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का जो उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इस पदार्थ को जो आमतौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। सही आंसर हो जाएगा जिप्सम, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाखौरी के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने सन 1983 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया? तो कौन सा मुगल स्मारक है? तो वह मुगल स्मारक है आपका ताजमहल। ताजमहल को जो है अहमद लाहौरी के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था, जिसे सन 1983 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य की जो है लोक प्रस्तुति है? तो यह है आपका कर्नाटक। यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य की जो है लोक प्रस्तुति है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, 14, 14, 15, 17, 16, 17, 17, 12, 22, 13 की जो है माध्यिका पूछा है। इसकी माध्यिका क्या होगा? पहले हम देखेंगे इसमें कितने नंबर हैं। टोटल आप नंबरों की संख्या दिया है 9। इसमें कितने नंबर है? टोटल 9 नंबर है। 9 क्या है? विषम है। तो विषम के लिए माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2वां पद। विषम के लिए माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2वां पद। n की वैल्यू है 9, यानी कि 9 + 1/2 यानी कि दसवां पद, 10/2 यानी कि 5वां पद पूछा है। तो 5वां पद जो होगा वही आंसर होगा। तो पहले इसे हम आरोही क्रम में बदलते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में 5वां पद कौन है? तो 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद आ गया 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 16 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री की जो है किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रामाणिक कृति माना जाता है? देवकी नंदन खत्री की जो किस कृति को जो हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रामाणिक कृति माना जाता है? तो यह है आपका, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चंद्रकांता। चंद्रकांता को जो है हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रामाणिक कृति माना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसमें u के विपरीत फलक को जो है बताना है। तो u का विपरीत फलक क्या होगा? इसका करने का सिंपल तरीका है, पहले हम देख लें q से। q से यहाँ से देखिए, q से यस, यस से p आए हैं। तो इसी क्रम में q से जाएंगे r, r से जाएंगे u। तो हमें पूछा किसका था? u के विपरीत। q से आए हैं यस, यस से p, q से गए हैं r, r से गए हैं u। यहाँ से देखिए q से q कॉमन हो गया, तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ चले हैं फिर एक बार यहाँ, यानी कि 2 बार पे। तो यहाँ से एक बार यहाँ चले, एक बार यहाँ। तो u का जो है विपरीत क्या हो जाएगा? तो u का विपरीत आपका फलक हो जाएगा p। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, p। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा p। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, q से यस चला है, यस से p चला है, फिर q से r, r से u। तो यहाँ से हमें किसका पूछा था? u का। तो u का विपरीत फलक क्या होगा? p। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल दिया है, कितना दिया है? तो 3 + √5। एक मूल दिया है 3 + √5।
तो द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है। यानी कि एक मूल हमारा द्विघात समीकरण का एक मूल हमारा दे दिया क्या 3 + √5, दूसरा मूल क्या हो जाएगा 3 - √5 हो जाएगा, क्योंकि वह उसका यहाँ से जो प्लस वैल्यू होती है यहाँ पर निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है α² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यानी कि x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। यहाँ से मूलों का योगफल पहले करेंगे, फिर मूलों का गुणनफल करेंगे, तो करने पर आ जाएगा x² माइनस 6x प्लस 4। तो देखिए किसमें x² माइनस 6x प्लस 4 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सही आंसर हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है y का x% किसके जो है y% के बराबर होगा। सीधा सवाल है, x के जो है y% के बराबर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV-C45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसैट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों का सफलतापूर्वक कहां से प्रक्षेपण किया था। तो यह करंट अफेयर का सवाल है, कहां से किया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो कौन सा जो है निकासी का पैटर्न है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अरीय यानी कि रेडियल। अरीय से जो है एक जल निकासी पैटर्न है जहां से एक नदी की पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। किसी बिलियन में जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएच स्केल। पीएच स्केल से जो है यानी कि पीएच पैमाना से जो है हाइड्रोजन की जो है आयन की सांद्रता मापी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पीएच का मान 7 आ जाता है तो आपका बिलियन उदासीन हो जाएगा। अगर यदि 7 से कम आएगा तो बिलियन कैसा होगा, अम्लीय। और 7 से अधिक आ जाएगा पीएच का मान तो बिलियन आपका हो जाएगा क्षारीय। नापने का 0 से 14 के बीच में नापते हैं। अगर 7 आता है तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम आता है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक आएगा तो क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है 6, x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। सीधा सवाल है, कैसे करेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है आपका 6 दिया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लें तो आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab से इसको करेंगे तो आ जाएगा 36। यहाँ से x प्लस 1/x² की वैल्यू पूछा है तो आ जाएगा 34। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 34। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है √3 माइनस √2 माइनस √3 जो है एक है, तो √2 माइनस √3 जो है एक क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है यानी कि इरेशनल नंबर है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या होगी, तो रेशनल नंबर होगा यानी कि परिमेय संख्या होगी। जबकि इसको हम नहीं लिख सकते हैं तो यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न नंबर 44 है एक आदमी की जो है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा वह आदमी मेरे पति के जो है इकलौते भाई का पुत्र है। उस महिला का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कैसे होगा आप लोग बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को ट्रिको में समूहबद्ध किया था। तत्वों को जो है ट्रिको में समूहबद्ध किया था।
तो कौन सा वैज्ञानिक है? तो वह है जोहान वोल्फगैंग डुबेरियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है x+3 के पावर क्यूब के विस्तार में x का जो है गुणांक कितना होगा? x+3 के पावर क्यूब के विस्तार में x का जो गुणांक होगा वह हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। पहले हम इसका क्यूब करेंगे तो a+b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a+b होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू हम मान लेंगे x, b की वैल्यू मान लेंगे 3। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यह आ जाएगा। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा केवल x का गुणांक। तो इसमें से x क्या होगा? तो यह होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, x का गुणांक केवल यही है। तो x का गुणांक क्या है? 27 यानी कि 27। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 27। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। स्वयं के 25% से 60 जो है अधिक है, तो संख्या ज्ञात करना है। सीधा सा सिंपल सा सवाल है। मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है? संख्या है आपका x। x का 25% से जो है 60 अधिक है। x का 25% प्लस 60 यानी किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा आपका 80। तो वह संख्या क्या होगी? 80 होगी। सही आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है कि चार भिन्नें दी गई हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से समान है, एक जो है असमान यानी कि असंगत है, तो उस भिन्न का चयन करना है। तो चारों के बारे में देखते हैं। पहले वाले भिन्न को जो है 65/16 दिया है, जिसमें 16 से भाग करेंगे तो 4 भागफल आएगा और एक शेषफल बचेगा। 62/15 में 15 से भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा, जबकि भागफल 4 आएगा, जबकि शेषफल 2 बचेगा। तो यही अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सभी देखिए सेम आ रहा है। सी वाले में भी भागफल 4 से 12 से भाग देने पे भागफल 4 शेषफल 1 बच रहा है। फोर्थ वाले में यानी कि डी वाले में भी शेषफल 1 बच रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है 2 + 2 की वैल्यू दिया है 12, 3 + 3 की वैल्यू दिया है 24, 4 + 4 की वैल्यू दिया है 34, 5 + 5 की वैल्यू दिया है 42। तो 8 + 8 का जो है मान क्या होगा? यह रीजनिंग का सवाल है। देखिए इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या आएगा। 6 + 6 का यहाँ से देखिए 2 + 2 की वैल्यू दिया है 12। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54। कमेंट में बताइए कैसे हुआ। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। देखिए हम एक वीडियो में 50 से ज़्यादा नहीं प्रश्न बता सकते, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वह हमें अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए केवल 50 ही प्रश्न बता रहे हैं। इसके आगे जो भी प्रश्न बचे होंगे हम अगली क्लास में बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का जो है कार्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जो कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। तो आज का जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी बाकी क्लासेज होंगी आप लोगों को डेली बेसिस पर मिल जाएंगी। आप लोगों को जो है अगर क्लास अच्छी लगती हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग भी रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करें उनको शेयर करिए। अब आगे की क्लासेज जो भी होगी वह कल होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।